नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान के वीडियो में आपका स्वागत है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से युवाओं ने एक दस्तक दी है, जो राजनीति में भी और सामाजिक परिवर्तन में भी, उससे एक सवाल ये उठने लगा है कि क्या फिर से वो दौर आने लगा है जब युवाओं की और छात्रों की दखल से राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होने लगी है। इन्हीं चीज़ों की कड़ी में जेएनयू आता है और उसके आगे देश भर में चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की, जिनमें अलग अलग जगहों से छात्र और युवा आवाज़ दे रहे हैं। जेएनयू के भी छात्र हमारे साथ हैं, उमर खालिद हैं हमारे साथ हैं प्रदीप नारवाल, और इसके साथ ही जो युवा नेता हैं उनको भी एक बड़ी चुनौती के रूप में मीडिया से लेकर समाज भर में पेश किया जा रहा है, मसलन जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल। जिस तरह से युवाओं की नई चुनौती को देखा जा रहा है, नई चुनौती के रूप में युवाओं को जिस तरह से देखा जा रहा है, गुजरात चुनाव हो या उसके बाद या आगे आने वाले चुनावों में, इसके लिए इनकी राष्ट्रीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए बात करना ये जरूरी हो जाता है कि वो तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं। जिस तरह से अभी पूरा माहौल बना हुआ है देश भर में, सरकारों का जो रवैया है और मीडिया का, युवाओं के आंदोलन को किस तरह की चुनौती इनसे मिल रही है? देखिए, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो जा रहा था कि एक मोदी साहब की लहर चल रही है हमारे देश में, और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़े हैं, लोकतंत्र के लिए लड़े, इंसाफ के लिए लड़े, उन लोगों में, उस प्रगतिशील तबके में बहुत हताशा थी कि अब तो विपक्ष भी नहीं बचा संसद में, तो अब क्या होगा। लेकिन उस दौर में छात्र और युवा आंदोलन ने उस विपक्ष का रोल अदा किया। संसद में विपक्ष नहीं था तो सड़कों पर उस विपक्ष को लेकर आए और इस हताशा को ख़त्म किया उस समय। चाहे वो आईआईटी मद्रास का आंदोलन हो, अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल को बैन करने के खिलाफ पूरे देश में, चाहे वो एफटीआई का आंदोलन हो, रोहित वेमुला के न्याय का आंदोलन हो, ऑक्यूपाई यूजीसी का आंदोलन हो, जेएनयू का आंदोलन हो, या अभी जो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा बीएचयू की महिला छात्रों का आंदोलन, जिसको अपना वो गढ़ बोलते हैं। तो इन सब आंदोलनों ने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दी है, और आप इन सब आंदोलनों को ही नहीं, आप बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आप चुनाव के रिजल्ट देखिए तो हर जगह से एबीवीपी साफ हुआ है। तो ये जो मोदी लहर थी, वो लहर तो अभी ख़त्म हो चुकी है, और इस देश के युवाओं ने एक बात बता दी है कि इस देश के युवा इस सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि इस सरकार को युवा को देने के लिए भी कुछ नहीं है। इस सरकार के पास युवाओं को देने के लिए नौकरी नहीं है। ये सरकार यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना चाहती है। ये सरकार शट डाउन जेएनयू जैसे नारे लेती है। ये सरकार नफरत गर्दी करती है। ये सरकार लव जिहाद के नाम पे आपको बताएगी कि आप किससे प्रेम कर सकते हैं, आप किससे प्रेम नहीं कर सकते, आप किससे शादी कर सकते हैं, आप किससे शादी नहीं कर सकते। ये होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करती है, ये उसकी विचारधारा में है। तो इस देश के युवा इस चीज़ को नहीं पसंद करते कि उनको बताया जाए कि वो किससे प्रेम करेंगे, वो क्या खाएंगे। इस देश के युवा रोज़गार चाहते हैं, इस देश के युवा शिक्षा चाहते हैं, इस देश के युवा इज्जत की ज़िंदगी चाहते हैं। और युवा भी कोई होमोजेनियस टर्म नहीं है। मतलब देखा जाए तो युवा तो क्या उद्धव ठाकरे के बेटे भी युवा हैं, लेकिन जो इस देश का ख़ासतौर से वो समाज के युवा जिनको समाज के हाशिए पर ढकेल दिया है पिछले कई सालों की आर्थिक नीतियों ने, और उनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भी उन पर शोषण होता है। ख़ासतौर से वो युवा जिन पे इतना शोषण हुआ, वहाँ से जो आवाज़ें निकल रही हैं, चाहे वो दलित समुदाय से आते हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हों, चाहे वो महिलाएं हों, ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस आंदोलनों को आज हमको केंद्रित करने की ज़रूरत है। मतलब स्पॉन्टेनियसली ये सारे आंदोलन हुए अलग अलग विश्वविद्यालयों में। मुझे याद आ रहा है, एक आरोप मेरे पे लगाया था फरवरी 2016 में कुछ मीडिया के एक एंकर ने कि उमर खालिद का इरादा है कि 18 विश्वविद्यालयों में आतंकवादियों का जश्न मनाया जाए, और इस टाइप से कुछ एक न्यूज़ चल रही थी। तो उस वक्त मैं देख रहा था और बहुत ही अजीब समय था। तो उस वक्त मैं सोच रहा था, मैंने बाद में बोला भी कि मुझे पता नहीं कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है। मैं तो अभी तक समझता था मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ये मीडिया वाले तो बोल रहे हैं 18 विश्वविद्यालयों में मैं कुछ करने वाला था। लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने एक विश्वविद्यालय के बाद दूसरे विश्वविद्यालय पर हमला किया। तो जो विश्वविद्यालय अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ अलग अलग लड़ रहे थे, आज वो समझ गए कि हमको साथ में मिलकर एक बड़ी लड़ाई भी लड़नी है इस फाशीवादी जातिवादी राज के खिलाफ। तो आज इस बात युवा समझ चुके हैं, और चैलेंज हमारा यही है कि 2019 में जो भी ये चुनाव आएगा, उस चुनाव का मुद्दा राम मंदिर, लव जिहाद, घर वापसी, गौरक्षा नहीं। उस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, इंसाफ, सच। और इसके लिए हमको अभी से लामबंद होना है, उसी में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इन्हीं चीज़ों से एक और उठ जाता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं काम नहीं कर पा रही, युवाओं को उम्मीद नहीं दे पा रही, तो उसको जो विकल्प के रूप में जो दिखना है, एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं कह रहा, एक संगठित रूप में कैसा विकल्प, संगठन कहाँ दिख रहा है, युवाओं का संगठन से कहाँ दिख रहा है? क्या यूनिवर्सिटी वो संगठन बनेंगे, या फिर राष्ट्रव्यापी युवाओं का एक संगठन बनने की अपनी व्यापक तैयारी चल रही है?
देखिए, ज़रूरी है कि राष्ट्रव्यापी प्लेटफॉर्म भी बने, और ज़रूरी है कि अलग अलग जगह युवा संगठन, छात्र संगठन हैं, वो भी काम करें। और मैं दोनों के ही पक्ष में हूँ। मुझे नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। कभी कभी कुछ मुद्दों पे साथ आने की ज़रूरत है, कभी कभी हमारे अपने मतभेद भी होते हैं, और उन मतभेदों को भी विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, इसमें अगर मतभेद होंगे तो उससे मतभेद में डिबेट होगा, इससे चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी। तो वो डिबेट भी ज़रूरी है, लेकिन उस डिबेट के साथ साथ एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि अगर हम अपने जो एक कॉमन हमारा एक एनिमी है, जो ये सरकार है, जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जिसके नेता खुलेआम बोलते हैं कि हमको संविधान को बदलना है, उसके खिलाफ भी हमको साथ में मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन डिफरेंसेस डिबेट करने की स्पेस के लिए भी हमको इस सरकार को के खिलाफ गोलबंद होना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों से जुड़ी एक चीज़ और है कि अभी जैसे हाल ही में भीमा कोरे गांव की घटना हुई, वहां पर 31 तारीख को शनिवार वाड़ा के कार्यक्रम में जिग्नेश के संग उमर खालिद और रोहित वेमुला की माताजी राधिका वेमुला भी शामिल रही हैं। उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कुछ स्पीच दी जाती हैं जो दलित समाज को एक एनर्जी देने के लिए, या फिर वो कहा जाता है कि आप अपने उस स्थिति में ना जिए जिस तरह से अभी तक जीते रहे हैं। उसके बाद पूरी घटना के बाद जब वहाँ पर बंद का आयोजन किया जाता है, क्योंकि 1 तारीख को हमले किए जाते हैं दलित समाज पर, उसके बाद बंद का आयोजन किया जाता है। इस पूरी घटना में जो 2 दिन पहले शामिल हुआ था उमर खालिद, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि मीडिया की नज़रें क्या ढूंढती हैं। इतनी लाखों के भीड़ में, जहाँ पर दलितों की बहुलता थी, लाखों की भीड़ में मीडिया को एक ऐसा नाम मिला जिसके नाम से मुसलमान नज़र आता है, जिस उमर खालिद को उन अपने एक निशाने के तौर पर और उसको बड़े जिम्मेदार के तौर पर दिखाया कि जहाँ पर जो अव्यवस्था फैली है, जो बेचैनी फैली है, उसके जिम्मेदार उमर खालिद है। तो एक छात्र और युवा के आंदोलनकारी होने के नाते तो ये है कि आपकी उम्मीदें हैं, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे कि जब मीडिया लाखों की भीड़ में एक उमर खालिद को चिन्हित करती है कि ये जिम्मेदार है। देखिए, आपको फरवरी में ले जाना चाहूँगा 2016 के। मैंने एक बात बोली थी, और बहुत ही मतलब दुख से बोली थी, कि मेरा नाम उमर खालिद है लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। आज मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ उसमें, क्योंकि मैं जिस तरीके का लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि आतंकी उमर खालिद, आतंकी पिता का बेटा उमर खालिद, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि मेरा नाम उमर खालिद है, और लेकिन उसी वजह से लोग मुझे आतंकी बोलते हैं। और इस बात से लेकर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जितने भी मेरे पे आरोप लगे, वो आरोप सिद्ध तो दूर की बात, मेरे खिलाफ अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं यही उनकी साजिश है कि वो ये मुकदमा शुरू नहीं करना चाहते, एक तमगा लगाना चाहते हैं। मतलब पिछली बार तो मुझको पाकिस्तान से भी जोड़ दिया था, मतलब इस बार तो ये नहीं बोला है कि पाकिस्तान होकर आया है। आप सोचिए कितना आसान है। आपने बोला ना लाखों की भीड़ से सिर्फ आपको उठाया, मैं बोल रहा हूँ हम 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, मुझको, अनिर्बान को, कन्हैया को। तीनों के खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई थी, बहुत कुछ दुष्प्रचार किया गया था, लेकिन उन तीनों में भी मुझको एक स्पेशल फोकस पर रखा गया था, क्योंकि कन्हैया पाकिस्तान गया या अनिर्बान पाकिस्तान गया, ये चीज़ बिकेगी नहीं। समाज में ध्रुवीकरण करना है तो आपको एक मुसलमान को ही एक सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल दिखाना पड़ेगा। तो उनको ये तरीका है कि इनकी बहुत ही गंदी मानसिकता को दिखाता है। मतलब मुझे कल कोई ये बात मुझे बताना भी अच्छा नहीं लगता बार बार कि मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि अगर मैं नास्तिक नहीं होता तो इसमें कौन सा गुनाह है। जिस तरीके से मुझे कुछ लोग जाकिर नाइक से जोड़ रहे थे, तो मतलब एक जो इंसान धर्म में विश्वास नहीं करता और दूसरा इंसान जो समझता है अपना ही धर्म सबसे बेहतर धर्म है, तो आप क्या करना चाह रहे हो और आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एक मुसलमान को आपकी एक ही छवि बना कर रखना है देश में। और एक मुसलमान अगर और भी मुद्दों पे बोले, मैं तो ऐसा नहीं हूँ कोई, मैं सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों पे बोलता हूँ, जबकि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों के मुद्दों पे भी बात रखनी चाहिए, और उस पर भी मैं बात रखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उस पर बात रखता हूँ, मैं तो एज एन एक्टिविस्ट, एज अ लेफ्ट एक्टिविस्ट, आई हैव स्पोकन अबाउट सो मेनी थिंग्स, अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अबाउट आदिवासियों पे क्या हो रहा है, आदिवासियों पे मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ। और वो नहीं चाहते कि मुसलमान नौजवान अब शिक्षा प्राप्त करें, मुसलमान नौजवान वो जो कुछ घेटोज में उनको बंद करके रख दिया है कि उस घेटों से बाहर निकलें। नजीब को गायब करने में भी, उसकी पिटाई करने में भी इसके पीछे यही उद्देश्य है। नजीब हो, रोहित वेमुला हो, मुसलमान समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग जो आज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो पहली पीढ़ी है जो विश्वविद्यालय तक पहुंच पाई है। वो एक पे हमला करते हैं। आप सोचिए नजीब अहमद के जो कॉलोनी में लोग रहते होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे, क्या वो सोचेंगे कभी मैं अपने बेटे को जेएनयू भेजूंगा? उनको लगेगा नहीं भाई, वहाँ जाएंगे तो आप शायद कुछ गायब हो सकता है। रोहित वेमुला के जो रिश्तेदार होंगे उनको क्या आप मैसेज दे रहे हैं? तो कुछ लोगों को शिक्षा से बेदखल करने का, रोज़गार से बेदखल करने का, और जो लोग असर्ट करते हैं उनको क्रिमिनलाइज करने का।
और अगर उसका नाम उमर खालिद हो तो उसके लिए और भी आसान हो जाता है। क्योंकि नाम उमर खालिद है तो ये आसान हो जाता है। ये युवाओं के जो मुद्दे रहे हैं और जो निशानदेही का मुद्दा रहा है, इस पर तो हमने बात किया। तीसरा, क्योंकि हम जानते हैं आप उन मुद्दों पर भी रिसर्च करते रहे हैं जिनको बहुत सेंसिटिव माना गया है, बस्तर में क्या माहौल है उस पर चर्चा करने के लिए बस मोटे मोटे तौर पर कहा जाएगा कि हथियार नहीं उठाना चाहिए, नक्सली नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ के जो वास्तविक स्थिति है उन पर क्या उमर खालिद इतना कड़वा बोलते हैं या क्या इतना खुलकर बोलते हैं कि उन्हें संदिग्ध माना जाता है? क्या उमर खालिद का क्या आकलन है उस सामाजिक खाई के बीच में जो उन्हें आदिवासियों के इलाके में दिखती है, जहाँ पर नक्सल प्रभावित एरिया हैं? उमर खालिद उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। मेरा शोध का विषय बस्तर नहीं झारखंड है, वो भी आदिवासी क्षेत्र है। झारखंड के सिंहभूम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अपना पीएचडी कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है ना कि उमर खालिद का उस पर क्या पोजीशन है, मैं फिर से आपको दुष्प्रचार की तरफ ले जाना चाहता हूँ। पहले एक समय जब हम लोग पे फरवरी में ये पूरा चीज़ शुरू हुई, एफआईआर करी गई, उसके बाद कन्हैया को अरेस्ट किया गया, तो हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर निकल के नहीं आ रहे थे क्योंकि बाहर एक पूरा लिंच मॉब घूम रहा था। मैं एक रात 21 फरवरी को निकल कर आया और 22 फरवरी में एक अखबार को मैं पढ़ रहा था। मैं जेएनयू में हूँ और जेएनयू में मैं अखबार अपने सामने पढ़ रहा हूँ कि उमर खालिद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर के बीच में नक्सलियों में चला गया। तो आप देखिए मुझे कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है। मतलब मैं जेएनयू में बैठ के अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, दिल्ली में बैठ के। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरीके से वो मुझे अटैक करने की कोशिश करते हैं, कभी आतंकवादी बोल के, कभी पाकिस्तानी बोल के, कभी नक्सली बोल के। और कोई नहीं, ये हमेशा हुआ है। जो भी दुनिया भर में जन विरोधी ताकतों के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई है, जन विरोधी सरकारों के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई है, वो सरकारों ने उनको तमगा लगाया है। हम पे भी लगाएंगे, लेकिन उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर आप आदिवासियों की समस्याओं के बारे में बात करें तो आदिवासियों की देखिए, उनके पास आज 70 साल आज़ादी के बाद भी अगर आप किसी भी आदिवासी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे आज भी उनके गांव में बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां स्कूल पहुंचे हैं। विकास की बात होती है ना, स्कूल आज भी बहुत कम गांव में पहुंचेंगे, बहुत कम गांव में अस्पताल पहुंचे हैं। और विकास से मतलब एक ही है वहाँ, कि विकास का मतलब है कंपनी आएगी, हमारा जल जंगल ज़मीन छीन कर ले जाएगी। तो जिन लोगों के पास स्कूल नहीं है, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, जो लोग आज भी उस स्टारवेशन लेवल्स में जी रहे हैं, उनकी समस्या और गुनाह सिर्फ इतना सा है कि वो जिस ज़मीन पे खड़े हैं उस ज़मीन के नीचे बहुत करोड़ों की क्या अरबों खरबों की खनिज संपदा है। और सरकार को लगता है अगर इस खनिज संपदा को बेच दिया जाए, और सरकार के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जुड़ी हुई हैं, तो बहुत मुनाफा होगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया गया है ओवर द ईयर्स। और आज जब आप नक्सलवाद की समस्या भी बोलते हैं तो ये कोई नई समस्या नहीं है। मतलब नक्सल आंदोलन की शुरुआत से पहले आदिवासियों का विद्रोह का एक इतिहास है। मैं उसी के बारे में शोध भी कर रहा हूँ, चाहे वो बिरसा मुंडा का विद्रोह हो, सिद्धू कानू का विद्रोह हो, गुंडा ढूर का छत्तीसगढ़ में विद्रोह हो। तो ये विद्रोह वो अंग्रेज़ों से लड़े थे, और अब अगर भारत की सरकार उसी अंग्रेज़ों की तरह उनसे फिर से उनसे रिसोर्सेज छीनने आ रही तो वो उससे लड़ रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को प्रेसिपिटेट किया गया है। बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ कोई भी अमन आए, पीस आए, तो उसके लिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है। और इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी वो डील साइन हुई हैं आदिवासियों को बाहर रख के, क्योंकि भारत का संविधान बोलता है एज पर 5th शेड्यूल कि आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। तो जहाँ जहाँ ये डील्स हुई हैं, सरकार को पहला काम करना चाहिए कि उस डील्स को ख़त्म करना चाहिए, अपने फोर्सेस को विड्रॉ करना चाहिए, और जब भी वहाँ कोई पीस और जस्टिस आ सकता है। अब बात होती है नक्सली हिंसा की। क्या आप नक्सली से मतलब इस बारे में क्या बोलेंगे? आज भी अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो आज भी, मैं रिसर्च कर रहा था क्योंकि पिछले साल सुकमा में एक हमला हुआ। सुकमा में हमला के होने के बाद एक न्यूज़ चैनल डिबेट कर रहा है, क्या उमर खालिद और कन्हैया कुमार इसका निंदा करेंगे, उमर खालिद और कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं इसके बारे में। तो किसी ने बोला कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं, क्या आप उमर खालिद और कन्हैया कुमार से सवाल पूछ रहे हैं? तो अगर इंटरनल सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहाँ जाके पूछिए जहाँ पूछना चाहिए, आप तो उनसे सवाल ही नहीं करना चाहते। लेकिन उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में मैंने ये बोला कि आज भी जवानों की आप उस तरफ छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत उस क्षेत्र में नक्सली एम्बुश से ज़्यादा मलेरिया से होती है आज भी। और अगर वहाँ उसका कारण ये है कि जो जवान हैं
अगर उनको वहाँ, और वहाँ मलेरिया बहुत होता है उन इलाकों में, एक जंगल का इलाका है वहाँ, जैसे मैंने बोला अस्पताल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो अगर किसी सेरिब्रल मलेरिया जो वहाँ बहुत रैम्पेंट है, अगर किसी जवान को वो हो गया तो वो 2-3 दिन तक डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि हल्का बुखार आता है, और जब डिटेक्ट होता है तो वहाँ से निकाले जाने में, इवैक्यूएट करने में 2-3 दिन और लगते हैं, और जब तक वो रायपुर पहुँचता है या रांची पहुँचता है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब तक वो मर जाता है। अब अगर आप सोचिए जवानों के साथ ये है जिनके पास ये ऑप्शन है कि वो इवैक्यूएट कर सकते हैं 2-3 दिन लगा के भी, तो वहाँ के आदिवासियों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट किया गया है ना, और एक हिंसा जो हमारे समाज में है, जहाँ लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि वो अस्पताल जाके वो जो 5-10 लाख रुपए देने होते हैं, अभी तो अंबानी साहब के अस्पताल हैं, वो वहाँ अस्पताल जाके वो पैसा नहीं दे सकते, ये भी तो हिंसा है। और ये जो हिंसा दोनों तरफ से जिस तरीके से उसके लिए ये जिम्मेदार किया गया है, ये 200 साल का इतिहास है। इस 200 साल के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से किया गया। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से जेलों में जो 2 साल पहले जो घटना हुई, 23 महीने पहले जो घटना हुई, उसके बाद छात्रों की निशानदेही हुई, उनको कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, अनिर्बान हो, इन सब के साथ, उसी के साथ जो आंदोलन चले उनमें तमाम छात्रों ने अपनी भागीदारी दिखाई, मसलन शहला राशिद, उन्होंने भी तरह के मोर्चे पर आवाज़ उठाई। तो एक सवाल ये भी तो उठता है कि जो पिछले 2-2.5 साल से लगातार यूनिवर्सिटीज़ में आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें शहला के नाम से भी तो मुस्लिम आइडेंटिटी ढूंढी जा सकती थी, लेकिन उस तरह से शहला को नहीं टारगेट किया जाता। क्या वहाँ जेंडर आइडेंटिटी बड़ी हो जाती है जिस तरह से? क्या ऐसा तो नहीं है कि उमर खालिद कुछ सच में इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, इतना ज़्यादा उकसाने वाला बोलते हैं कि वो असर करता है, क्योंकि शहला को उस लेवल में नहीं रंगा जाता जिस तरह से उमर खालिद को? तो ये सवाल तो उठेंगे आप पर। मैं मतलब उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण आपने बोला कि वो भी एक कारण है, और अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में, 20 साल में जो आतंकी केसेस में मुसलमान नौजवान को फंसाया गया, और मैं फंसाया गया इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेस में वो 10 साल बाद, 11 साल बाद, 14 साल बाद बरी होते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो आप में उसमें भी ये जेंडर डिवाइड दिखेगा। तो ज़्यादातर मुसलमान नौजवान मुसलमान मर्द ही होते हैं जिनको वो इस तरीके के प्रोफाइल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि मुसलमान महिलाओं पे हिंसा नहीं होती। मुसलमान महिलाओं पे एक दूसरे प्रकार की हिंसा होती है जो एक रोज़मर्रा के लेवल पे पितृसत्ता हिंसा करती है। लेकिन ये जो प्रोफाइलिंग है जिसमें मुसलमानों को एंटी नेशनल आतंकवादी बोला जाता है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान पुरुष लोगों को ही बोला गया है। अगर आप आंकड़े भी उठा के देखेंगे तो आपको वो दिखेगा। लेकिन आपने नाम लिए, और मैं एक दूसरी बात भी बोलना चाहूँगा कि जितने छात्र आंदोलन हुए, युवा आंदोलन हुए, उसमें कुछ नाम निकल कर आए। आई थिंक बहुत ज़रूरी है एक बात समझना कि हम लोग कोई लार्जर देन लाइफ नहीं है। हम लोग आम छात्र हैं। वही कार्यकर्ता जो सुबह प्लेकार्ड छपवा कर लाता है, उसका भी उतना ही बड़ा रोल होता है आंदोलन में जितना बड़ा उसका रोल होता है जो जाके माइक पकड़ के बात रखता है। जो इंसान पर्चा बांटता है उसका भी उतना बड़ा रोल होता है जितना बड़ा रोल होता है जो आके माइक पे बात रखता है। जो मजदूर सुबह आके माइक लगाते हैं उनका भी उतना ही बड़ा रोल होता है। तो ये जो चर्चा होती है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ इससे, जब ये बोलते हैं कि आप एक छात्र नेता हैं, आप एक छात्र लीडर हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आंदोलनों को कलेक्टिव तरीके से देखना चाहिए। आंदोलन हमेशा कलेक्टिवली पॉसिबल है। और ये जो समस्या है ना कि हम लोग नेताओं पे बहुत भरोसा कर लेते हैं, ये शासक वर्गीय राजनीति का एक हिस्सा होता है कि एक लार्जर देन लाइफ नेता होता है और उस पर ही लोग पूरा का पूरा भरोसा करके रखते हैं। आई थिंक वो शासक वर्ग की राजनीति, जो हुक्मरानों की राजनीति है, हम लोग जो एक वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, हमारी राजनीति में ऐसे ट्रेंड्स नहीं आने चाहिए, और अगर आए तो चेक करने चाहिए। इसलिए ये आंदोलनों को हमेशा कलेक्टिवली हमको देखना चाहिए। बिल्कुल, आंदोलनों को कलेक्टिवली देखना चाहिए और हर किसी का बराबर रोल होता है। उमर खालिद का वर्जन जानना इसलिए भी ज़रूरी था कि जिस तरह से उन्हें लेबल किया जाता है, उन्हें जिस तरह से रंग दिया जाता है एक रंग में, और उनका नाम आते ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वो संदेह इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि एक अन्य छात्र अगर इस तरह के सवाल उठाता है कि रोजगार कहाँ है, लोगों के लिए खाने की चीज़ें कहाँ हैं, लोगों के लिए महंगाई क्यों इस तरह से बढ़ रही है, तमाम जब सवाल उठाते हैं तो उसे सवाल या सामाजिक आंदोलन के तौर पर देखा जाता है। सहमत और असहमत होना अलग बात है। तो उमर खालिद को इस तरह से क्यों स्वीकार किया जाता है, जिस पर उमर खालिद का तर्क है कि तमाम पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिसेस से ग्रसित समाज के कुछ लोग और मीडिया के लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं।